हाई लव यू, सो यू ऑल वेलकम ऑन 17th पार्ट ऑफ MCQ। इससे पहले हमने 16 पार्ट ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट MCQ या फिर टॉपिक बाय डिस्कशन में करूँ आप तक पहुँचे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 321 to 340। 321 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पेमेंट बैंक। आप जाने 2015 में RBI ने एज पर BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 के तहत दो बैंकों को लाइसेंस दिया। एक बैंक का नाम स्मॉल बैंक दिया, दूसरे बैंक का नाम हमने पेमेंट बैंक दिया। स्मॉल बैंक में जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, वो सारे काम हम कर सकते हैं स्मॉल बैंक में। जहाँ तक पेमेंट बैंक की बात है, जिसमें IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया गया या फिर बहुत सारे अदर प्लेयर को लाइसेंस दिया गया, उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जो सेविंग और करंट है, जो बेसिक एक्टिविटी है बैंकिंग की, कासा अकाउंट, उसको आप ओपन कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम डिपॉजिट आप ले सकते हैं दैट कैन नॉट बी मोर देन 2 लाख, है ना। दिस वाज अर्लियर 1 लाख, ये बढ़ा के अभी 2 लाख कर दिया गया। तो पेमेंट बैंक में जाने कि 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट हम डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, है ना। और क्या अंतर है स्मॉल बैंक से? तो यहाँ पे पेमेंट बैंक में सिर्फ आपको सेविंग और करंट की जो फैसिलिटी है वो दी गई है, बाकी लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंश्योरेंस, ये तमाम फैसिलिटी आपके पेमेंट बैंक में नहीं है। तो ऑप्शन पे हम चलते हैं। कहता है कि पेमेंट बैंक में क्या कौन सा नहीं है, तो ATM कार्ड, चूँकि सेविंग करंट है तो ATM कार्ड होगा। इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड की बात मैंने पहले ही बता दी कि आपको क्रेडिट कार्ड या लोन, है ना, या इंश्योरेंस नहीं दिए जाएंगे, तो ये तो फंक्शन नहीं है। थर्ड, एक्सेप्ट डिपॉजिट, येस, सेविंग और करंट एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रेमिटेंस, येस, जो पैसा है आपको दिया जाएगा, जो ट्रांसफ़र है वो आपको किया जाएगा। तो कौन सा नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 322, व्हाट इज़ हुंडी। तो हुंडी जाने जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो आप ट्रेजरी बिल बोलें, कमर्शियल पेपर बोलें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलें, आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलें, उसी में जो एक इम्पॉर्टेंट आपकी इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हुंडी। तो हुंडी तो अभी बहुत रेयर यूज होता है, क्योंकि उसका जो अल्टरनेटिव है वो आपके चेक्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट हैं, NEFT हैं, RTGS हैं। बट आप जान लें कि हुंडी बेसिकली है क्या। तो हुंडी बहुत, जब आप हिस्ट्री के समय से आप चलेंगे तो उस समय से हुंडी का यूज़ किया जाता था, जहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम फंड ट्रांसफ़र करते थे। तो बेसिकली हुंडी का अगर डेफिनेशन आप जानने की कोशिश करेंगे तो इस अनकंडीशनल ऑर्डर रिटन इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट इंस्ट्रक्टिंग वन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट टू अदर पर्सन और ऑन ऑर्डर। तो ये हुंडी था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हुंडी क्या है। तो हुंडी इज बेसिकली ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें वन पार्टी टू अदर पार्टी हम ट्रांसफर ऑफ फंड कर सकते थे। दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 322, द ऑप्शन इज C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323, विच इज द फॉलोइंग मार्केट डज डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी हैपन। देखिए, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी तभी होगा जब फिक्स एक्सचेंज रेट होगा। तो आंसर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 324, म्यूचुअल फंड स्कीम्स that operates continuously without any limit, entry for subscription and redemption। देखिए, म्यूचुअल फंड मार्केट में दो टाइप के होते हैं। एक जहाँ पे कोई भी इस रिस्ट्रिक्शन ना हो, कभी भी आप इंटर कर सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। उस जो जहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट आसानी से कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओपन एंडेड फंड। जहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट आसानी से नहीं कर सकते दैट इज़ कॉल्ड क्लोज एंडेड फंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विदाउट एनी एंट्री, विदाउट एनी लिमिट ऑफ एंट्री और रिडम्पशन, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड। तो दो ही टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। राइट आंसर विल बी ओपन एंडेड। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 324। नेक्स्ट 325 क्वेश्चन को हम देखते हैं। एट प्रेजेंट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट फ्रॉम ए डिपॉजिटर। तो अभी जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें हमने स्मॉलर पेमेंट बैंक के अंतर बताया था। आप जाने कि पेमेंट बैंक में एज ऑन डेट मैक्सिमम जो अमाउंट आप डिपॉजिट करवा सकते हैं शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 लाख। अर्लियर इट वाज 1 लाख। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको इग्नोर करना है और अमेंड करके आपके सही आंसर ऑप्शन C को आपको टिक मार्क करना है, दैट इज़ 2 लाख, है ना। तो अभी बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। और RBI तो ये कह रही है कि आने वाले दिनों में हम पेमेंट बैंक के डिपॉजिट जो 2 लाख रुपीज़ हैं, इसको भी हम इन्हांस करने वाले हैं। तो जब इन्हांस करेंगे तो उसकी बात हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट एज ऑन डेट इज़ 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 326, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी जिसका जो कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसीज मर्चेंट बैंक की रेगुलेटर है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट है, जो स्टैट्यूटरी हमने बॉडी का लाइसेंस दिया उसको, वो 1992 में दिया। माधवी पुरी बुच इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ दिस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी क्या करती है? तो सेबी
प्रमोट करती है आपकी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, सही है। सेबी प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, यस। टू रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये तो करती ही है। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ये चारों काम सेबी करती है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 326। क्वेश्चन नंबर 327, बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी ऑफ, जो वर्ड है उस पर ध्यान देंगे, डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ, देखिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इस कारण से आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जो इसका कहते हैं हमने कंप्लेंट डाला है तो इसकी कंप्लेंट वहाँ भी जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम 1949 पर टिक लगाते हैं या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर टिक लगाते हैं, बट जब पब्लिक यूटिलिटी की बात पूछी जाए दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो राइट आंसर इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 327। क्वेश्चन नंबर 328, नेफ्ट, देखिए नेफ्ट और आरटीजीएस आपके आरबीआई के दो फंड ट्रांसफर के टूल्स हैं। दिस नेफ्ट स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दिस इज एप्लीकेबल टू 365 इंटू 24 इंटू 7। कभी भी आप कर सकते हैं। पहले टाइम रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, आज के डेट में एनईएफटी एंड आरटीजीएस एप्लीकेबल 365 इंटू 24 इंटू 7 है ना, जहाँ पे हम आपके पैसे वन बैंक टू अनदर बैंक भेज सकते हैं। तो देखते हैं एनईएफटी में क्या क्या ऑप्शन है। द रेमिटर नीड नॉट टू सेंड फिजिकल चेक, यस, हमें फिजिकल चेक भेजने की जरूरत नहीं है, अभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है तो हमें फिजिकल चेक या डिमांड ड्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है, तो ये सही है। द बेनिफिशियरी नीड नॉट विजिट टू हर बैंक, ये भी सही है कि आप घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास या मोबाइल बैंकिंग है तो वहीं से आप एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। नीड नॉट टू विजिट बैंक, ये भी सही है। थर्ड, द बेनिफिशियरी नीड नॉट टू एप्रीहेंसिव ऑफ लॉस थेफ्ट ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है कि जब आप बैंक जा ही नहीं रहे हैं, आप चेक लेके ही नहीं जा रहे हैं या फिजिकल कैश आप लेके ही नहीं जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो टेंटेटिव लॉस है, जो चोरी है, वो आप उसको बचा रहे हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी सही है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। पहले डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे तो ज़्यादा पैसे लगते थे, है ना, चेक भेजते थे तो 2 दिन का समय लगता था, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 329, कस्टमर डे इन a bank is on and customers are allowed to meet the top official of the bank on the day of every month। कौन से महीने के कौन से तारीख को हम कस्टमर डे मनाते हैं, तो आप जाने 15th ऑफ ईच मंथ सेलिब्रेटेड एज कस्टमर डे। अगर 15th हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे 16th या 17th जो भी आएगा वहाँ पे हम कस्टमर डे सेलिब्रेट करेंगे। बट आप जाने कि 15th डे ऑफ ईच मंथ सेलिब्रेटेड एज कस्टमर डे इन बैंक। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 329। क्वेश्चन नंबर 330, which of the following is the name of the organization specifically to develop a small स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द कंट्री। देखिए जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको जो फाइनेंस करता है ना, वो है आपकी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1990 में लखनऊ में हमने किया था, और यही मुद्रा को रेगुलेट करती है। मुद्रा वो स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में शुरू किया था, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसके अंदर हम आपके 20 लाख रुपीज़ तक का एज ऑन डेट लोन देते हैं। बट आपके समझ में आपको सिर्फ ये जानना है कि मुद्रा में हम मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ का लोन देते हैं। 10 लाख रुपीज़ भी हम तब लोन देते हैं जब उसमें शिशु, किशोर और तरुण का डिवीजन बाइफर्केशन होता है। क्लियर? तो शिशु में 50,000 है, किशोर में आपकी 5 लाख है एंड तरुण में 10 लाख है। और अगर रीपेमेंट किसी ने कर दिया है तो फिर उसको इन्हांसमेंट नेक्स्ट में दिया जाएगा अप टू अमाउंट ऑफ 20 लाख। राइट आंसर इज सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 331, म्यूचुअल फंड मार्केट आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जाने बहुत बार हमने ये बताया है कि दिस एमएफ रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओनली, तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 331। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332, द न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क फॉर प्रिस्क्राइब्ड फॉर बैंक इज कॉमनली नोन एज। तो आप जाने कि ये जो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है या फिर आपकी सुपरवाइजरी रिव्यू है ना, ये मार्केट डिसिप्लिन है, ये ऐसे 3 पिलर हैं जो आपके बेसल का पार्ट हैं। तो बेसल 3 आज के डेट में हम अडॉप्ट किए हुए हैं, आरबीआई ने बेसल 3 को अडॉप्ट कर रखा है। इस बेसल 3 के 3 पिलर हैं। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और इसी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ये पार्ट है
जिसमें हम कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो पहला है आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। तो दिस कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क इज द पार्ट ऑफ बेसल नेटवर्क, है ना। बेसल 3 को आज हम फॉलो किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 333, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक, जो आरआरबी है उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आरआरबी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज आरबीआई एंड नाबार्ड बोथ, नॉट ओनली नाबार्ड। नाबार्ड फंड देती है बट रेगुलेटरी अगर आपसे पूछा जाता है तो गो विथ आरबीआई एंड नाबार्ड बोथ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 333। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 334, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस मीन्स ए पेमेंट सिस्टम इन विच, आरटीजीएस में क्या है? तो बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। यस, ये सही है कि हमेशा वो जो फंड है वो 1-to-1 ट्रांसफ़र होते रहता है, ऐसा नहीं कोई बैच या 1 घंटे आधे घंटे में होगा, तो 1-to-1 ट्रांसफ़र होता है। सेकंड इज फाइनल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द डे, नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनल पेमेंट इज़ फिजिकली अफेक्टेड विद इन 24 आवर्स, बिल्कुल नहीं, इमीडिएट होता है, नाम में ही रियल टाइम लिखा हुआ है। फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस एट 3 PM डेली, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूसली आपने इधर हाथ डाला वहाँ पे सामने वाले पार्टी को रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड आरटीजीएस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 334। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335, इफेक्टिव फ्रॉम 15th of April 1980, हाउ मेनी बैंक्स with the demand and time liability exceed 200 करोड़ वर नेशनलाइज। देखें आज तक भारत में 2 ही बार बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए हैं, दोनों बार इंदिरा गांधी ने ही नेशनलाइज किया है आपकी बैंकों को। फर्स्ट टाइम आपकी 19th of July 1969 को किया गया है, दूसरी बार 15th of April 1980 को किया गया है। पहली बार में उन बैंकों का जिनका एसेट 50 करोड़ से ज़्यादा था उन्हें नेशनलाइज किया गया, दूसरी बार वो बैंक जिनका एसेट 200 करोड़ से ज़्यादा था उनको नेशनलाइज किया। तो पहली बार कितने बैंक थे? तो 14 बैंक थे, सेकंड टाइम में 6 बैंक थे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेकंड टाइम में जो 200 करोड़ से एक्सीड थे कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया? आंसर इज 6, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई कौन सा रेट डिसाइड नहीं करती है? इज लिखा हुआ है, तो बैंक रेट येस डिसाइडेड बाय आरबीआई, रेपो रेट येस डिसाइडेड बाय आरबीआई, लेकिन ये जो बेस रेट है, ये जो प्राइम लेंडिंग रेट है, ये जो एमसीएलआर है, ये जो ईबीएलआर है, ये आरबीआई डिसाइड नहीं करती है आज के डेट में। तो राइट आंसर इज नॉट ओनली डी, राइट आंसर इज बी एंड डी। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब आप नोट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कंसिडर करना है, तो राइट आंसर इज बी एंड डी बोथ, है ना। तो बेस रेट जो पुराना रेट ऑफ लेंडिंग हुआ करता था, बाद में पीएलआर आया, बाद में एमसीएलआर आया, अभी ईबीएलआर चल रहा है जिसमें एक बैंक दूसरे कस्टमर को लोन देती है, उस रेट पे लोन देती है। तो ये सब वो रेट हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसीज के रेट हैं जो आरबीआई डिसाइड करती है। नेक्स्ट व्हाट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 337, व्हाट डज एजीएम स्टैंड फॉर? एजीएम, देखिए कोई भी जो बड़ी कंपनी है उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आ गया कि आपका फुल फॉर्म क्या है, तो एनुअल जनरल मीटिंग है। क्या होता है? तो बेसिकली ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, है ना, ये तमाम लोगों की एक साल में एक मीटिंग होती है जिसमें कंपनी के की फैक्टर, की इशू पे बात किए जाते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और दिस इज़ व्हाट एजीएम फॉर ए कंपनी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर आप टिक मार्क कर दें, एजीएम जब भी आपसे पूछा गया कंपनी के परिप्रेक्ष्य में, तो एनुअल जनरल मीटिंग को आपको टिक मार्क करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 338, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी फॉरेन एक्सचेंज की बात आती है, द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज बैंकर्स बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो, जो मॉनिटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स का पार्ट है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एनडीटीएल ईच कमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई विच इज एज प्रेजेंट 4%। दिस इज व्हाट सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के सेक्शन नंबर 85A में लिखी हुई बातें हैं, वो डिमांड ड्राफ्ट का लिखी हुई बातें हैं। दिस डिमांड ड्राफ्ट इज ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप पैसा देते हैं तो फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू करके दिया जाता है। दिस डीडी इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इतनी ही बात इस वीडियो में साथ करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किसी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन के साथ आप मिलते हैं। इफ यू आर न्यू, डू शेयर, subscribe. Thank you so much for watching this important session of MC